हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। ये टू कंपोनेंट सिस्टम जो हैं थोड़े से वन कंपोनेंट सिस्टम से एडवांस हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स की हैं, चाहे वो वाटर सिस्टम की थी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का था या फिर सल्फर सिस्टम का था, वो सब सिंपल फेज डायग्राम थे जो कि वन कंपोनेंट सिस्टम के एग्जांपल्स थे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, वो इसलिए कि इसमें हमारे पास हम देखेंगे कि जो तीन वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, ये तीनों ही वेरिएबल्स हमें यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी स्पेसिफाई करने की, सो दैट कि हम टू कंपोनेंट सिस्टम्स को अच्छे से डिफाइन कर सकें। जो बच्चे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जो वन कंपोनेंट सिस्टम की एग्जांपल्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, प्लीज़ आप पहले उन्हें अच्छी तरह से देख लीजिए। उन वीडियोस के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने फंडामेंटल्स अपने क्लियर नहीं किए तो आपको ये एडवांस टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सिंपल जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं फेज रूल के, उस वीडियो को और जो फर्स्ट कंपोनेंट के एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है टू कंपोनेंट सिस्टम का। तो जैसा कि हमें पता है फेज रूल हमारे पास इक्वेशन क्या है, F = C - P + 2। F जो है इसमें क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, C इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P इज़ द नंबर ऑफ फेजेस। ओके, सो अब हमारे पास एग्जांपल है टू कंपोनेंट सिस्टम की। तो अगर हमारे पास कंपोनेंट 2 हैं तो उसमें हमारे पास C की वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमारे पास वहाँ पे कितने आएंगे, दैट विल कम्स आउट बी 4 - P। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेजेस वी कैन ईजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। बट अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि हमारे पास कम से कम एक फेज तो होगा ही होगा, ठीक है ना, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है अगर वो होमोजीनियस है फिर भी उसमें हमारे पास एक फेज होगा ही होगा। अगर तो हिट्रोजीनियस बनता है तो उसमें मोर देन वन फेजेस होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम फेज = 1 ले लें, ठीक है, और इस फॉर्मूला में हम उसकी वैल्यू पुट करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितने आते हैं, 3, ठीक है। सो हमें तीन वेरिएबल्स जो कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम को हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो उसके लिए हमें एक 3 डायमेंशनल मॉडल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, जिसमें हम एक वेरिएबल को एक डायरेक्शन में, दूसरे वेरिएबल को दूसरी डायरेक्शन में और तीसरे वेरिएबल को तीसरी डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। ओके, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम 3 वेरिएबल को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखेंगे और बाकी 2 वेरिएबल को हम स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम में 3 तरह के फेज डायग्राम पॉसिबल हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है फेज डायग्राम की, वो कौन से हैं, आइसोथर्मल फेज डायग्राम। मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ओके, और जो डायग्राम प्लॉट होगा वो किसके बीच में होगा, प्रेशर एंड कंपोजिशन के बीच में डायग्राम होगा, ठीक है। तो उसको हम सिंपल PC फेज डायग्राम भी कह देते हैं, ओके। दूसरा हमारे पास जो फेज डायग्राम पॉसिबल है इस केस में, दैट इज़ द आइसोबैरिक फेज डायग्राम, जिसमें क्या है हमारे पास प्रेशर क्या है, हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और जो डायग्राम प्लॉट होता है वो किसके बीच में होता है, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बीच में है। तो इसको हम TC फेज डायग्राम भी कह देते हैं,
ठीक है। वो तो थर्ड जो पॉसिबिलिटी है उसमें क्या रहेगा हमारे पास, कंपोजिशन को हम कांस्टेंट अगर कर दें, ठीक है, तो वो डायग्राम किसके बीच में रहेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में फेज डायग्राम रहेगा, तो उसको हम सिंपली पीटी फेज डायग्राम कह देंगे। तो उस डायग्राम का नाम क्या रहेगा, उसको हम बोलते हैं आइसोलिथल, आइसोलिथल फेज डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे फेज डायग्राम जिसमें हमारे पास कंपोजिशन जो कंसंट्रेशन है कंपोनेंट्स की वो हम कांस्टेंट रखते हैं, उसको हम आइसोलिथल फेज डायग्राम कह देते हैं। ओके, तो इन सब में से हमारे पास जो सबसे बेस्ट जो फेज डायग्राम है वो है आइसोबैरिक फेज डायग्राम। क्यों? क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में डायग्राम प्लॉट करें तो बहुत ही एक अच्छा डायग्राम हमें स्टडी करने के लिए मिल जाता है। ओके, अब अगर हम कोई ऐसा टू कंपोनेंट सिस्टम ले लें जिसमें हमारे पास क्या हो कि दो फेज सॉलिड और लिक्विड्स हों ओनली, और उनके बीच में क्या हो, एक फेज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ऐसे फेज डायग्राम और ऐसे एक सिस्टम में हमारे पास अगर हम प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इस इक्विलिब्रियम पे उस प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल रहता है। और ऐसे सिस्टम, ऐसे टू कंपोनेंट सिस्टम जिनमें हमारे पास दो फेज सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं और उनमें अगर प्रेशर चेंज करने से उस इक्विलिब्रियम में कोई ज़्यादा चेंज ना आए, निग्लिजिबल इफेक्ट रहे उस प्रेशर का, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को और ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंस सिस्टम बोल देते हैं। और ये कंडेंस सिस्टम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू कंपोनेंट सिस्टम में रहते हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम्स में हमारे पास कंडेंस सिस्टम नहीं होते हैं। ओके, और ऐसे कंडेंस सिस्टम में जब हमने टेम्परेचर और कंपोजिशन को मेजर करना है, ओके, तो उस केस में हम प्रेशर को फिक्स करते हैं एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, जब हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, दैट मीन्स हमने एक वेरिएबल फिक्स कर दिया, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का जो हमारा रिलेशन है, फेज रूल जो है हमारे पास, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब ये 2 क्या था, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, ओके, जिसको हमने फिक्स करें और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रेशर को तो ऑलरेडी फिक्स कर लिया, दैट मीन्स दिस फेज रूल हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 1। सो हमारे पास एक नया फेज रूल यहाँ पे बन के आता है जो कि है F प्राइम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, और इस फेज रूल को हम बोल देते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। ओके, सो अगर हमारे पास अब यहाँ पे फेज 1 हो जाए, ओके, कंपोनेंट्स हमारे पास दो हैं, तो हमारे पास डिग्री फ्रीडम्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ओके, अगर हमारे पास फेजेस क्या हो, 2 हो, कंपोनेंट्स भी 2 हैं, तो डिग्री फ्रीडम्स कितने चाहिए होंगे हमें, 1। और अगर हमारे पास फेज 3 हो फिर डिग्री फ्रीडम्स कितने हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम्स। जैसे हमने वन कंपोनेंट सिस्टम में एग्जांपल्स किए, ऐसा हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, तो बेस्ड अपॉन द मिसिबिलिटी, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए एंड बी, इन दोनों की आपस में मिसिबिलिटी, मिक्सिंग पावर जो है वो, और जो इनकी सॉलिड स्टेट में जी नेचर है, ओके, उनके बेस पे ऊपर हमारे पास 3 तरह के सिस्टम जो हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम है जो है टाइप 1 सिस्टम, जिसमें हमारे पास आते हैं यूटेक्टिक सिस्टम्स। ओके, सेकेंड टाइप जो है हमारे पास, उसमें आते हैं सिस्टम्स हैविंग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, और थर्ड टाइप के जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, these are those systems which are having the incongruent melting points। अभी क्या है, इनके मतलब क्या हैं, यूटेक्टिक सिस्टम्स क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम्स क्या होते हैं, और इनकन्ग्रुएंट
मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम्स क्या होते हैं, अब इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 दैट इज़ यूटेक्टिक सिस्टम्स के बारे में। अब ये क्या सिस्टम्स हैं? सपोज हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड ए एंड बी। ओके, दोनों क्या है, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है। इसका अपना कोई मेल्टिंग पॉइंट है, लेट इट बी MP1। ओके, और इसका अपना कोई मेल्टिंग पॉइंट है, लेट इट बी MP2। नाउ अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को सॉलिड फॉर्म में किसी एक रेशियो में एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो ना तो ये रिएक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे में मिक्स होते हैं। ओके, बट अगर हम इनको इनके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाकर इनको मेल्ट कर देंगे फिर एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो एक लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं, उस टाइम भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि A+B जो है आपस में रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड C बना दें। तब क्या होता है कि जब A और B को हम मोल्टन स्टेट में मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास AB टाइप का एक लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं। ओके, ऐसे सिस्टम्स को हम यूटेक्टिक सिस्टम बोलते हैं, और ये जो लिक्विड मिक्सचर बना है इसको हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोल देते हैं। अब इस मिक्सचर की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जो ये मिक्सचर बना हमारे पास, ओके, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इनके फ्रीजिंग पॉइंट से डिफरेंट होता है। सपोज हमने वैसे बोला कि इसका एक मेल्टिंग पॉइंट है और यू कैन से भी फ्रीजिंग पॉइंट है एक लिक्विड का। ओके, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो नया कंपाउंड हमारे पास बन के आया है इसका अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है AB का लिक्विड मिक्सचर का, यूटेक्टिक मिक्सचर का, उस यूटेक्टिक मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो A के फ्रीजिंग पॉइंट और B के फ्रीजिंग पॉइंट से दोनों से कम है, लोएस्ट है। ओके, तो ऐसे सिस्टम जिनको मिक्स करने पे, मोल्टन स्टेट में मिक्स करने पे एक नया मिक्सचर बनता है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, मिक्सचर की फॉर्म में रहते हैं, उनको हम यूटेक्टिक मिक्सचर को कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इनका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो उन दोनों कंपोनेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम यूटेक्टिक सिस्टम कह देते हैं। और एक अच्छी खासियत है इस मिक्सचर की कि जैसे ही हम इस मिक्सचर को कूल करना शुरू करते हैं, ओके, तो जब ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों कंपोनेंट जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो जैसे ये फ्रीज होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो कंपोनेंट A जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, कंपोनेंट B जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि A और B जो है दोनों सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, दे सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो इन मोल्टन स्टेट वो क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट इन सॉलिड फॉर्म दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे सिस्टम और ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोल देते हैं? यूटेक्टिक मिक्सचर बोल देते हैं। इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल्स में आती है वो है लेड सिल्वर सिस्टम, जिसको हम सिंपली PBAG सिस्टम भी लिख देते हैं। ओके, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। तीसरी जो हमारे पास एक एग्जांपल इसके अंदर आती है वो है पोटाशियम आयोडाइड और वाटर सिस्टम की। ये तीन एग्जांपल्स हमारे पास यूटेक्टिक मिक्सचर की हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे बिस्मथ कैडमियम सिस्टम को और लेड सिल्वर सिस्टम को। ओके, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पोटाशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम को भी स्टडी करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 2 सिस्टम, दैट इज दोज इन विच द टू कंपोनेंट्स they reacts to form a compound with congruent melting point. That means the systems in which they have the congruent melting
पॉइंट्स। तो क्या मतलब है इससे? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास दो कंपोनेंट हमने लिए ए और बी, ओके, ए और बी, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं सी, ओके। और ये जो कंपाउंड बना सी, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक स्टेबल रहता है। दैट मीन्स इट इज स्टेबल एट अप टू एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो ऐसे सिस्टम में जिसमें हमारे पास ए और बी रिएक्ट करके एक थर्ड सिस्टम बनाते हैं, एक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, और वो कंपाउंड जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ही स्टेबल है, ओके। सो ये था हमारे पास कन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम, ओके, जिसमें हमने लिखा था कि दो कंपोनेंट्स रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दैट मीन्स वो जो कंपाउंड बन रहा है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ही स्टेबल है और उस मेल्टिंग पॉइंट को हम बोल देते हैं कन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड जो सिस्टम है हमारे पास वो है इनकन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम। Means in which the two compounds reacts to form a compound which is having a incongruent melting point। अब इसमें क्या है कि इसमें जो हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए ए और बी, तो ये क्या कर रहे हैं हमारे पास कि ये जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये थर्ड कंपाउंड बना रहे हैं सी, जो कि सॉलिड फॉर्म में आता है, ओके। एंड दिस इज नॉट स्टेबल अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। सो इट इज not stable up to its melting point। तो क्या होता है उसमें? इसका मतलब ये है कि अगर इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही ये क्या कर जाता है, हमारे पास डीकम्पोज कर जाता है, और डीकम्पोज करके एक नया कंपाउंड डीफॉर्म करता है और कुछ एक लिक्विड मिक्सचर बनाता है, ओके। और ये जो लिक्विड मिक्सचर है इसमें हमारे पास जो इनकी कंसंट्रेशन की जो रेशियो थी ऑलरेडी कंपाउंड में वो सॉलिड फॉर्म से डिफरेंट होती है। मींस जब कंपाउंड सी बना तो वो ए और बी से बना है, और ए और बी की जो इसके अंदर रेशियो रही है तो वो रेशियो जो सॉलिड फॉर्म में थी वो अब जब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया तब उसमें वो रेशियो नहीं रही। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट तो वो डीकम्पोज कर गया, कुछ और ही बन गया। तो इसलिए तो लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया कि उसकी रेशियो चेंज हो गई। तो ऐसा सिस्टम और ऐसे कंपाउंड्स जो मिक्स होने के बाद ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही डीकम्पोज कर जाता है, उसको हम बोल देते हैं इनकन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम्स। और कन्ग्रुएंट में क्या था कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक स्टेबल था। मीन्स जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, तो उस टाइम जो उसकी लिक्विड फॉर्म में जो रेशियो है ए और बी की वो सेम वैसी होती है जैसी उसकी सॉलिड फॉर्म में थी पहले, ओके। तो यही फ़र्क है कन्ग्रुएंट एंड इनकन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम में। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बिस्मथ कैडमियम सिस्टम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। सो ये है हमारे पास एग्जांपल बिस्मथ कैडमियम सिस्टम की। अब जैसा कि हमने बताया कि ये टू कंपोनेंट सिस्टम का एक सबसे सिंपल यूटेक्टिक मिक्सचर है। तो इसमें दो कंपोनेंट, एक बिस्मथ और एक हमने कैडमियम लिया हुआ। अब लिक्विड और मोल्टन स्टेट में बिस्मथ और कैडमियम जो है दे आर मिसिबल, ओके। दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में या फिर मोल्टन स्टेट में ये दोनों में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बट रिएक्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मिक्स होते हैं, ओके। बट अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में तो बिस्मथ और कैडमियम जो है इन द सॉलिड स्टेट दे आर इमिसिबल, ओके।
तो कुछ मर्जी हो जाए ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, किसी भी रेशो में मिक्स नहीं होते हैं, बट इन लिक्विड फॉर्म में ये हर रेशो में मिक्सिबल रहते हैं। चाहे क्वांटिटी कैडमियम की कम हो, चाहे बिस्मथ की कम हो, चाहे बराबर रेशो में हो, ये हमेशा क्या रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे में मिक्स रहेंगे। सो हमारे पास बिस्मथ कैडमियम सिस्टम में 4 फेज एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला तो एक हमारे पास होता है सॉलिड बिस्मथ, दूसरा हमारे पास है इसमें सॉलिड कैडमियम, तीसरा जब ये दोनों मेल्ट करके मिक्स कर जाते हैं तो हम कह सकते हैं अ सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन बिस्मथ एंड कैडमियम। और जो चौथा फेज हमारे पास उसमें होता है दैट इज़ द वेपर फेज। ओके, अब जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि किसी भी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। सो जो वेपर प्रेशर है सॉलिड बिस्मथ का और सॉलिड कैडमियम का वो क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। सो इस केस में हम वेपर फेज को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो तो हमारे पास जो बिस्मथ कैडमियम सिस्टम है ये हमारे पास बन जाता है एक कंडेंस सिस्टम। ओके, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फेज रह जाते हैं, एक तो सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम और थर्ड इज द अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ बिस्मथ एंड कैडमियम। सो यहाँ पे हम जो रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है C माइनस पी प्लस 1। ओके, सो ये हमने दिया हुआ है यहाँ पे फेज डायग्राम ऑफ बिस्मथ कैडमियम, and this diagram is at a constant pressure. So we can see here that we have the temperature on one axis and the composition on the other axis. Okay, so x axis पे हमने लिया है कंपोजिशन किसकी, बिस्मथ और कैडमियम की, और y axis पे हमने लिया है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम इस साइड पे मान रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, कि हमारे पास जो बिस्मथ है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, कैडमियम जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिस्मथ इज़ 100% ऑन दिस साइड एंड कैडमियम इज़ 100% ऑन दिस साइड, वेयर एज बिस्मथ इज 0 ऑन द राइट साइड एंड द कैडमियम इज 0 ऑन द लेफ्ट साइड। सो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि हमारा जो कंपोजिशन का स्केल है ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 0 से 100 तक जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कैडमियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है और बिस्मथ की कंसनट्रेशन जो है, कंपोजिशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस फेज डायग्राम में, हम वो स्टडी करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसमें हमारे पास इस फेज डायग्राम में 2 तो कर्व्स हैं, वन इज़ AO एंड सेकेंड इज़ द BO। यहाँ से हमारे पास कर्व आ रहा है AO एंड दिस इज़ द BO। और क्या हमारे पास इसमें एक यूटेक्टिक पॉइंट O, जहाँ पे ये दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट O। ओके, और हमारे पास यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं, एरिया अबव AOB, एरिया AOC एंड एरिया BOD। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कौन कौन से एरिया हैं। सबसे पहला एरिया अबव AOB, AOB के ऊपर हमारे पास एक एरिया है, क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक लिक्विड मिक्सचर है। ओके, दूसरा एरिया मैंने बोला था एरिया AOC, एरिया AOC, ठीक है, ये वाला एरिया। तीसरा एरिया BOD। ओके, तो पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद इसमें हम हर कर्व को, यूटेक्टिक पॉइंट को, हर एरिया को हम स्टडी करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हमने बिस्मथ लिया हुआ है और राइट साइड में हमारे पास क्या है, कैडमियम है। तो ये जो पॉइंट A है जिसको हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि 271 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बिस्मथ का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। मीन्स अगर हम लिक्विड बिस्मथ लेते हैं तो उसको कूल करते हैं तो इस टेम्परेचर पे आके वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और अगर हम सॉलिड बिस्मथ को लेते हैं तो हीट करने पे 271 पे जाके क्या करता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ ए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ। सिमिलरली on this side we have the point B, which is a melting point or freezing point of cadmium, that is equal to
321 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो AO कर्व में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो पॉइंट A है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ। सो इसमें क्या हो रहा है कि अलोंग द कर्व AO हमारे पास कि जैसे जैसे कैडमियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉइंट A पे जो हमारे पास बिस्मथ है वो 100% है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास कैडमियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है। तो विद द इंक्रीज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कैडमियम तो क्या हो रहा है कि बिस्मथ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। कंटिन्यूसली अगर हम कैडमियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो बिस्मथ का जो यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो पॉइंट O पे जाके क्या है, ये मैक्सिमम डिक्रीज़ जितना होना था वो हो गया। इसके बाद अगर हम कैडमियम की कंसनट्रेशन और इंक्रीज़ करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है फर्दर डिक्रीज़ नहीं करता है। ओके, और जैसे जैसे कैडमियम की कंसनट्रेशन में इंक्रीज़ हो रही है तो बिस्मथ क्या हो रहा है, इसमें से सेपरेट आउट हो रहा है। तो अलोंग दिस कर्व हमारे पास सॉलिड बिस्मथ जो है दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड मेल्ट। ओके, सो अगर हम यहाँ पे फेज रूल को अप्लाई करें, जो कि हमारा रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन है, उसको अप्लाई करें और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो फेजेस हैं। ओके, और कंपोनेंट्स भी दो हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं वो कितनी आती हैं, 1। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ 2 - 2 + 1 comes out to be 1. So the system along this curve is having the 1 degree of freedom. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम जैसे मैंने बताया कि इस कर्व के अलॉन्ग हमारे पास सॉलिड बिस्मथ और लिक्विड मेल्ट, जिसमें कि हमारा बिस्मथ और कैडमियम दोनों हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, इस कर्व पे इक्विलिब्रियम में हैं। जैसे जैसे हम कैडमियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो बिस्मथ क्या हो रहा है, इसमें से सेपरेट आउट हो रहा है। ओके, सो द सिस्टम इज यूनिवेरिएंट अलॉन्ग दिस कर्व। और पॉइंट O पे क्या हो रहा है कि जितना मैक्सिमम सेपरेशन बिस्मथ की यहाँ से होनी थी वो हो चुकी है। इसके बाद बिस्मथ और सेपरेट नहीं होगा और वी कैन से कि द सिस्टम बिकम सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन द बिस्मथ। ओके, सो अगर हम फर्दर और कैडमियम इसमें डालना चाहेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे नहीं जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द यूटेक्टिक सिस्टम। ओके, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है यूटेक्टिक सिस्टम की, वो कितनी है, उस केस में हमारे पास 40% जो है दैट इज़ कैडमियम एंड 60% जो है हमारे पास वो बिस्मथ है। ओके, सो इट इज़ ए फिक्स्ड कंसंट्रेशन एट ए यूटेक्टिक पॉइंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर कितना है, दैट इज़ 144 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंपोजिशन में अगर हम कभी भी बिस्मथ और कैडमियम को मिक्स करेंगे ओके सॉलिड फॉर्म में, तो अगर उसको हम मेल्ट करना शुरू करेंगे तो वो मिक्सचर जो है जिसमें 40% हमारे पास क्या है, कैडमियम है और 60% क्या है हमारे पास बिस्मथ है, उस सॉलिड मिक्सचर को जब भी हम हीट करेंगे तो 144 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या करेगा, वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ इसके बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इस कंसनट्रेशन पे तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म आनी शुरू हो रही है। और अगर हमारी रेशो अगर हम लेते हैं 80% बिस्मथ और 20% कैडमियम लेते हैं तो वो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर पे जाके क्या करेंगे, मेल्ट करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे कैडमियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ओके, तो क्या हो रहा है कि उनका मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, लो होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 40% मैक्सिमम जो कंपोजिशन है कैडमियम की बिस्मथ के सॉलिड कंपाउंड में हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इससे कम टेम्परेचर पे हम किसी भी रेशो को बिस्मथ और कैडमियम की रेशो को हीट करके मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ द यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड यूटेक्टिक कंपोजिशन ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द कर्व BO। इस BO कर्व में जो हमारे पास पॉइंट B है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैडमियम। और जैसे जैसे इसमें हमारी जो है हम बिस्मथ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे बिस्मथ की कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज हो रही है वो सोल्यूशन में जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में जा रहा है और जो कैडमियम है वो उसमें से सेपरेट होता जा रहा है। दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ कैडमियम इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बिस्मथ इन दैट मिक्सचर। ओके, तो क्या हो रहा है, अलॉन्ग दिस लाइन वी कैन से द सॉलिड कैडमियम
इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड मेल्ट ऑफ बिस्मथ इन कैडमियम। इस साइड में जो हमारे पास लिक्विड की जो कंपोजिशन होगी उसमें बिस्मथ विल बी इन द कैडमियम एंड अलॉन्ग दिस साइड द कैडमियम विल बी इनसाइड द बिस्मथ। ओके, दैट मीन्स कैडमियम की कंसंट्रेशन साइड पे कम और बिस्मथ की ज़्यादा होगी, और इस केस में कैडमियम की ज़्यादा और बिस्मथ की कम होगी। हाउएवर एट द सेंटर ऑफ दिस कर्व बोथ विल हैविंग द ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन। ओके, तो जैसे जैसे इसमें कैडमियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वी कैन से जैसे जैसे बिस्मथ की कंसंट्रेशन और कंपोजिशन इस साइड में हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कैडमियम का डिक्रीज होता जा रहा है। बिल्कुल उसी पॉइंट पे ही जाके हमारे पास जब हमारे पास 60% जो है बिस्मथ ऐड हो चुका होगा कैडमियम में, तो उस टाइम कैडमियम की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। और बिल्कुल उसी टेम्परेचर पे ही जाके हमारे पास क्या आएगा, यूटेक्टिक पॉइंट आएगा। दैट मीन्स एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा कि जब हम उसको हीट करेंगे तो वो 144 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट विल बी नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट, और दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द यूटेक्टिक सिस्टम। मतलब क्या है कि अगर आप बिस्मथ में कैडमियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करो या फिर कैडमियम में बिस्मथ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, तो जब इनकी कंपोजिशन की रेशो जो है 6:4 हो जाएगी, दैट मीन्स 60% बिस्मथ और 40% कैडमियम जब हो जाएगी, तब एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जो 144 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो चाहे हम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लें, दैट मीन्स बिस्मथ में कैडमियम इंक्रीज करते जाएं या फिर कैडमियम में बिस्मथ इंक्रीज करते जाएं, तो उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है मिक्सचर का वो कांस्टेंट रहेगा एट ए कांस्टेंट कंपोजिशन पे। तो दैट इज़ द कर्व BO। हाँ, अगर हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैलकुलेट करें तो अगेन वी विल बी हैविंग ए यूनिवेरिएंट सिस्टम अलोंग दिस कर्व। क्यों? क्योंकि अगेन इस कर्व के ऊपर हमारे पास 2 फेज और 2 ही कंपोनेंट हैं, तो अगेन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो नेक्स्ट वी हैव आवर यूटेक्टिक पॉइंट O। इसको हम ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। तो पॉइंट O पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे हमारे पास हमने देखा कि जो कंपोजिशन है दैट इज़ 60% ऑफ बिस्मथ एंड 40% ऑफ कैडमियम, और उस टाइम पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है, 1444 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये फिक्स है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ओके, जो कि हमारा यूटेक्टिक टेम्परेचर है, तो क्या होगा, 1 और मोर फेजेस विल डिसअपियर। मीन्स अगर हम इस कंपोजिशन पे इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज करते हैं, अब इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, पहले तो इस पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम और जो लिक्विड है मेल्ट जो, उन दोनों का दे आर इन द इक्विलिब्रियम। ओके, 3 फेज जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। अगर 3 फेज इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने आएंगे, तो 2 कंपोनेंट्स 3 फेजेस प्लस 1 कितना हो गया, 0। दैट मीन्स द सिस्टम एट पॉइंट O इज नॉन वेरिएंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री फ्रीडम्स 0 है। तो मीन्स अगर हम कोई भी एक वेरिएबल को वेरी करते हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई एक फेज जो है उसमें से डिसअपियर हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा था कि अगर हम इस कांस्टेंट कंपोजिशन पे, इस पॉइंट पे, यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि ये जो सॉलिड बिस्मथ और सॉलिड कैडमियम है ये दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, और हमारे पास एक फेज जो कि एक सोल्यूशन फेज होएगा, जो लिक्विड मेल्ट है दोनों का, वो हमें मिलेगा। और अगर हम इस पॉइंट पे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड मेल्ट है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों सॉलिड क्या है, सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एरियाज। सो सबसे पहले हम एरिया डिस्कस करेंगे, एरिया अबव AOB। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एरिया AOB है उसमें हमारे पास एक लिक्विड मेल्ट है, एक लिक्विड मिक्सचर है बिस्मथ और कैडमियम का। तो इसमें हमारे पास जो बिस्मथ और कैडमियम है दैट इज़ हैविंग वेरिंग कंपोजिशन। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो बिस्मथ ज़्यादा होगा, कैडमियम कम होगा। अगर हम राइट साइड पे देखें तो कैडमियम ज़्यादा होगा और बिस्मथ कम होगा। इन बिटवीन जो है उनकी कंपोजिशन सेम होगी। ओके, तो दैट मीन्स दिस एरिया इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द 2 सॉलिड। अगर 2 सॉलिड्स का होमोजीनियस मिक्सचर है तो दैट मीन्स फेज कितने हुए, 1 फेज हुए। फेज 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होंगे यहाँ पे, कंपोनेंट्स तो 2 ही हैं यहाँ पे,
तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक फेज है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बाई वेरिएंट। ओके, तो दैट मीन्स इस रीजन में अगर हमने सिस्टम को स्पेसिफाई करना है तो दोनों टेम्परेचर एज वेल एज कंपोजिशन को हमें स्पेसिफाई करना होगा। क्यों? अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं और कंपोजिशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास रहेगा तो क्या है लिक्विड मेल्ट, बट उसमें कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह से ही अगर हम क्या करते हैं कंपोजिशन को फिक्स करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फिर भी हमारे पास क्या रहेगा लिक्विड मेल्ट रहेगा। दैट मीन्स बोथ द वेरिएबल्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। ओके, सो इट इज़ ए बाईवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट है द लाइन COD। अगर हम बात करें द एरिया बिलो COD, तो बिलो लाइन COD हमारे पास क्या है, वी हैव द टू सॉलिड फेजेस। ओके, अगर हम लाइन CO को ले लें तो CO में हमारे पास क्या रहेगा, प्योर सॉलिड बिस्मथ है विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द यूटेक्टिक। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूटेक्टिक सिस्टम है। ओके, तो यूटेक्टिक सिस्टम में हमारे पास CO लाइन पे हमारे पास जो सॉलिड है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द यूटेक्टिक। वेयर एज अगर हम बात करते हैं कि OD लाइन पे, तो OD लाइन में हमारे पास क्या है, प्योर कैडमियम है जो कि इज इन इक्विलिब्रियम विद द यूटेक्टिक मिक्सचर। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव द एरिया AOC एंड एरिया BOD। तो एरिया AOC में हमारे पास सॉलिड बिस्मथ एज वेल एज द लिक्विड सोल्यूशन है किसका, कैडमियम इन बिस्मथ। कैडमियम की क्वांटिटी कम है, बिस्मथ की ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इट इज़ ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ कैडमियम इन बिस्मथ। सो इन दिस एरिया वी हैव द टू फेजेस, वन इज द सॉलिड बिस्मथ and other is the liquid mixture of cadmium in bismuth. So as there are two phases, so area represent the a univariant system. Okay, similarly in this area BOD we have the solid cadmium as well as the liquid mixture of bismuth in cadmium. Now in this side we have bismuth in cadmium. bismuth की quantity कम है, cadmium की ज़्यादा है, so the liquid mixture will be having the less quantity of bismuth and more quantity of cadmium. So we will say bismuth in cadmium. So इस एरिया में हमारे पास solid cadmium as well as liquid mixture of bismuth in cadmium है। अगेन दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं इस एरिया में, तो जो डिग्री फ्रीडम्स है वो कितने होंगे, अगेन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक जो चीज़ है दैट इज द कूलिंग ऑफ सोल्यूशन। मीन्स अगर हम इस लिक्विड सोल्यूशन को कूल करते हैं किसी भी साइड से, या हम इस साइड से ले लें या इस साइड से ले लें, तो जब इसको हम कूल करते हैं तब टेम्परेचर लो करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस आती हैं, कैसे कैसे उसके अंदर चीज़ें जो चेंज हो रही हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सब हम डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं A इन दिस मिक्सचर में एट दिस पॉइंट एट दिस स्टेज। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A इस लिक्विड मेल्ट में, और अगर हम उस लिक्विड सोल्यूशन को कूल करते हैं, ओके, नीचे लेके आते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब इस ये कर्व को टच करेगा तो हम उस पॉइंट को हम B पॉइंट कह देते हैं। अब इस B पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस B पॉइंट पे जैसे हमने बताया था कि जैसे कैडमियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो बिस्मथ में क्या हो रहा है, सेपरेट आउट होता जा रहा है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ बिस्मथ विल स्टार्ट्स, ओके, और सोल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड। ओके, जैसे हम कूल करते जाएंगे सोल्यूशन क्या होता जाएगा, सैचुरेट होता जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर को और लो करते हैं तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड मेल्ट है तो वो इस कर्व के अलॉन्ग नीचे को जाती जाएगी। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है जिसको हमने G कह दिया, दैट कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर दैट इज E। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है E जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कंपोजिशन रहेगी वो G रहेगी। और अगर हम इसको और नीचे ले आए तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट आएगा D, इसको हम नीचे ले लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है D जो कि टेम्परेचर 144 डिग्री सेल्सियस है। तो उस टाइम पे जो हमारे जो कूलिंग है वो कहाँ पहुँच चुकी होगी, एट पॉइंट O, जब हमारे पास कंपोजिशन क्या हो जाएगी 40-60 हो जाएगी कैडमियम बिस्मथ की। ओके, तो मीन्स कि अगर हम किसी भी लिक्विड सोल्यूशन को, किसी भी लिक्विड मिक्सचर को ओके कूल करते हैं किसी भी टेम्परेचर से, तो क्या होता है कि
कूल होते होते उसमें से हमारे पास एक जो सॉलिड है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, और कूल करने पे हमारे पास एक यूटेक्टिक पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद हम इसको फर्दर कूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो 3 फेज़ हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम कूल करेंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे हमने लो किया तो उसमें से ये लिक्विड जो मेल्ट है वो डिसअपियर हो जाएगी, तो 2 सॉलिड फेज हमारे पास वहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल अलोंग दिस लाइन वी हैव द लिक्विड मेल्ट, एट द पॉइंट बी वी हैव द solid bismuth as well as the liquid solution. Okay, and continuing the cooling, the curve moves along this line. Okay, so at a particular point, at a particular temperature, we have a fixed composition of both the components. Okay, so अगर हम इस एरिया में जो कि सॉलिड बिस्मथ एज वेल एज लिक्विड मेल्ट का हमारे पास जो मिक्सचर है, तो उस एरिया में अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग टू ई टेम्परेचर एक पॉइंट ले लें F, तो उस पॉइंट पे इस एरिया में कितना सॉलिड बिस्मथ है और कितना लिक्विड मेल्ट है उसकी हम जो है कंसंट्रेशन जो कंपोजिशन है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम रेशो ले लें इस टेम्परेचर पे जो डिस्टेंस हमारा ये जो है कंपोजिशन है EF, ओके, एंड EG, इन दोनों की हम रेशो लें, दैट इज द रेशियो ऑफ EF to EG, it will give us the composition of solid bismuth in this area. Okay, so this is all about the phase diagram of two component system with an example of bismuth cadmium system, that is eutectic system. In next video I will discuss the phase diagram of lead silver system, which is also another eutectic system. So thank you, all the best, and have a nice day.